हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 5वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु प्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया। ठीक है, वर्ष 2003 में इस संधि से अलग होने वाला प्रथम देश उत्तरी कोरिया था और ये 2003 में इससे अलग हुआ था। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीकी से शांति ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा माना जाता है और 1968 में यह संधि शुरू हुई थी और 1970 से ये प्रभावी हो गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस बहुपक्षीय संस्था ने साप्टा बनाने का निर्णय लिया था? तो था सार्क। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साप्टा बनाने का निर्णय सार्क ने लिया था और सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के मध्य जो है मुफ्त व्यापार क्षेत्र को कायम रखना है और साप्टा 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2006 से हुई थी। और साप्टा का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था M.A. कपलान ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, चार्ल्स मेरियम द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 123 सैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच। ठीक है, 123 सैन्य परमाणु समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है 123 समझौता पड़ा है और इस समझौते पर जो है 1 अगस्त 2007 को सहमति बनी थी। अगला है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का मुख्य विशेषताएं हैं। तो समानता, समर्थता, विविधीकरण, ये सभी विशेषताएं जो है लुसियन पाई का राजनीतिक विकास का मुख्य विशेषता माना जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी लुसियन पाई का पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट, जो 1969 में आई थी और ये उनकी बहुत ही प्रमुख पुस्तक है और इसी में उन्होंने राजनीतिक विकास के सभी मुख्य उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यूएन ने। ठीक है, विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास जो है 3 नवंबर 1950 को किया गया था, जिस दिन शांति के लिए एकता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, गुटनिरपेक्षता जो होता है ये तीसरी दुनिया का सामूहिक आवाज़ है। यह विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? तो मोरारजी देसाई ने। ठीक है, 1977 में जो है प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई और इन्होंने यूएसए और यूएसएसआर से जो है समान दूरी बरतने के उद्देश्य से विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को जो है प्रतिपादित किया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये है अनुच्छेद 233। ठीक है, भारत में जो है संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है किंतु न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, अर्थात अगर देखा जाए तो संघ और इकाइयों की न्यायिक व्यवस्था पृथक पृथक नहीं है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में जिला न्यायालय वरीयता क्रम में जो है तीसरे स्तर की अदालत है
और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय की सिफारिश पर करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये हुआ था स्वीडन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओम्बुड्समैन रूपी संस्था का सर्वप्रथम स्वीडन के द्वारा जो है 1709 में इसकी स्थापना की गई और इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सत्ता के दुरुपयोग को रोकना ताकि प्रशासन प्रभावी रूप से कार्य कर सके। अगला है लोक नीति निर्माण का कौन सा प्रतिरूप यह कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए? तो ये वृद्धि संबंधित प्रतिरूप जो होता है, ये लोक नीति निर्माण का वृद्धि संबंधित प्रतिरूप यह मानता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो है समायोजन करना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से किसने आलोचना करते हुए कहा है कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता? तो ये है यम क्रोजियर का, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यम क्रोजियर ने कहा था नौकरशाही की आलोचना करते हुए कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकती। अगला है हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये है निर्णय निर्माण के क्षेत्र में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन का योगदान जो है निर्णय निर्माण क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इनकी एक पुस्तक थी हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो 1947 में आई थी। ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बी आप यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है? तो वो है हेनरी फयोल, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेनरी फयोल जो है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है। अगला है नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। यह एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। वर्ष 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। अगला है प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, संगठन है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है? तो न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता को निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति का प्रयोग, उसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अगला है मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो पद सोपान है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत पद सोपान है और संगठन नामक शब्द का पहली बार जो है लुई बैंडिज ने प्रयोग किया था, ठीक है। संगठन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुई बैंडिज ने इसका प्रयोग किया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा की भर्ती होती थी? तो ये चीन में, ठीक है। प्राचीन काल में चीन में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा भर्ती होती थी। योग्यता प्रणाली के आधार पर भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति को सबसे पहले चीन ने अपनाया था। वहाँ जो है प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती की पद्धति को ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ही लागू कर दिया गया था, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था वीडी गार्ने ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1746 में विसेंट डी गार्ने ने किया था और गार्ने के अनुसार जो है फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह करती है, वह बीमारी जो है ब्यूरोमोनिया है, ऐसा इन्होंने बताया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान की पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1992 में, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ और 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 में आया था, इसमें नगरीय
निकाय का गठन किया गया था। और 91वां संवैधानिक संशोधन जो 2003 था, तो इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो इन तीनों को याद रखिएगा, अब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है थॉमस हेयर से। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तो ये किससे संबंधित है? तो ये है GDH कोल से। एक व्यक्ति एक मत ये किससे संबंधित है? तो ये है जेरमी बेंथम से। एक से अधिक मत का अधिकार JS मिल से। ठीक है, तो यहाँ पे कोड नंबर भी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है और इस संबंध में जो है अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। अगला है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है। तो किस क्षेत्र में? तो ये बहुदलीय व्यवस्था के लिए। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति जो है बहुदलीय व्यवस्था में सर्वाधिक उपयोगी है। इसके जन्मदाता कौन है? तो थॉमस हेयर। ठीक है, थॉमस हेयर इसके जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसने कहा है सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो ये बिपिन चंद्र ने कहा था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिपिन चंद्र ने कहा कि सभी सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में जो है फलीभूत होती है। अगला है, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है। तो वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, 1875 में छोटा नागपुर में जन्मे थे बिरसा मुंडा और 1895 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 2 वर्ष की सज़ा भी हुई थी। अंततः 1900 में जाके उनकी मृत्यु हो गई थी और किंतु तब तक बिरसा ने एक आंदोलनकारी जमात तैयार कर दी थी और बिरसा मुंडा एकमात्र जनजातीय नेता है जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा जो है सम्मानित किया गया था। अगला है, वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठक करती हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र। ठीक है, जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र राज्य की विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थान पर भी बैठक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल राज्यसभा की ही समितियां कौन सी हैं? केवल राज्यसभा की ही समितियां कौन कौन सी हैं? तो अधीनस्थ विधान समिति ये है राज्यसभा की समिति, और सरकारी आश्वासन समिति और मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति ये भी है, और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति ये नहीं है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें जो है केवल राज्यसभा की ही समितियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद से अभिप्राय है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, संविधान के 79 के अनुसार जो है संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान जो है भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। संसद में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो अनुच्छेद 144।
ठीक है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 के अनुसार जो है भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके तहत जो है 3 सूचियाँ, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके जो है समवर्ती सूची में रखा गया था। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान निर्माताओं का आशय भारत को एक संघात्मक व्यवस्था प्रदान करना था, लेकिन यह भिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं था तथा न ही किसी राज्य को संघ से पृथक करने का अधिकार ही दिया गया था। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? तो अर्ध संघात्मक नाम से। ठीक है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके बावजूद भारत में संघीय शासन के लक्षण को अपनाने के साथ साथ एकात्मक शासन के भी लक्षण को प्रमुख रूप से अपनाया गया है और संघवाद के साथ एकात्मक की ओर झुकाव भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण है। इसी कारण जो है भारतीय संविधान को केसीवियर ने अर्ध संघात्मक राज्य कहा था। अगला है मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ है? तो ये केंद्र राज्य संबंध के, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जो है केंद्र सरकार 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया था और आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है 2010 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, वह है तो 14 से 18। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें 14 है विधि के समक्ष समानता, 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, 16 में है लोक नियोजन, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 18 में जो है उपाधियों का अंत। अगला है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो है जीवन का अधिकार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो है जीवन का अधिकार आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताता है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 20 व 21 अनुच्छेद 359 की परिधि से बाहर निकाल दिया गया है। अब आपातकाल में भी जो है अनुच्छेद 20-21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। अगला है निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर संभ्रात परत की पहचान की थी? तो ये बीपी मंडल आयोग, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीपी मंडल आयोग ने जो है यह सिफारिश की थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। इस आयोग का गठन जो हुआ था 1979 में हुआ था, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? तो ये है राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो है 85 का खंड 1, इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का ऐसे स्थान और समय पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की तारीख के बीच जो है 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें सदनों के या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा और बताया गया है कि लोकसभा का विघटन कर सकेगा। सत्रावसान का अर्थ होता है संसद के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सही है। 21 आपका प्राण एवं दैहिक सही है। 25 धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, ये गलत है आपका। 25 से 28 तक में जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में उपबंध है, लेकिन 25 जो है
25 में अंतःकरण की कर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये जो है ये 26 में है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। ठीक है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा, और भारत में इन तत्वों को जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो षोडशील समिति। ठीक है, षोडशील समिति की अध्यक्षता में जो है भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत जो है नागरिक के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1936 के द्वारा शामिल किया गया था, जो षोडशील समिति की अध्यक्षता में हुई थी। और इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 11 हो गए हैं। तो सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो ये प्रथम अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है, और संविधान का अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही कालक्रम के अनुसार बैठाइए इसको। तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1976 में। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला कब हुआ था? तो 1950 में। आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये कब हुआ था? तो 1973 में। तो सबसे पहले आपका दूसरा हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, उसके बाद चौथा हो जाएगा, उसके बाद पहला हो जाएगा। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया हुआ है, भारत विनाशी राज्यों का संघ है, संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। तो ए और दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। अर्थात ये देखा जाए तो भारत विनाशी राज्यों का संघ है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संघ राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है, और संविधान पर राज्यों का कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात संविधान में संशोधन, परिवर्तन आदि करने का अधिकार भारतीय संघ को है। तो यहाँ पे आपका व्याख्या सही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? तो संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम जो 1963 में हुआ था। ठीक है, 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है, और इसी संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति को भारत की प्रभुता व अखंडता बनाए रखने की शपथ लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो ये है अनुच्छेद 325। ठीक है, अनुच्छेद 325 में यह कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी,
जिसमें केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें किसी के आधार पर जो है कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तो राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग MRTPC का। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा नियम 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है और मार्च 2009 में इसे विधिवत रूप से गठित किया गया था। और राघव समिति की अनुशंसा पर जो है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जिसको कहते हैं MRTPC, इसको 1969 को निरस्त करके जो है इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था और इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ये आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से। ठीक है, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन जो है 1920 में हुआ था और ये पंजाब राज्य से संबंधित है। यह आंदोलन जो है दलितों के इतिहास को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की गौरव गाथा से जोड़ता है एवं यह जो है ब्राह्मणवाद का मुखर विरोधी आंदोलन भी माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत में कलेक्टर के पद का सृजन जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था, जिसका कार्य जो है प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो कार्ल मार्क्स, मैन ऑफ द हॉर्सबैक, तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था। मैन ऑफ द हॉर्सबैक ये थी फाइनर की पुस्तक, फाइनर की ये पुस्तक थी। ठीक है, और लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये सही है। प्लेटो का स्टेटमेंट, पापर का ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ये भी सही है। तो ये मैन ऑफ द हॉर्सबैक एक फाइनर की बुक थी। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये अवाड़ी अधिवेशन जो हुआ था 1955 में। ठीक है, कांग्रेस का 60वां अधिवेशन तमिलनाडु के अवाड़ी में 1955 में संपन्न हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जो है UN ढेबर ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया था और इसके सदस्यों में शामिल हुए थे अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, KN काटजू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, ये सभी उसमें सम्मिलित हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये कैटलिन ने। ठीक है, कैटलिन एक दार्शनिक थे और द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनकी एक पुस्तक थी जो 1956 में आई थी और अपनी इस निबंधात्मक पुस्तक में उन्होंने इसको परिभाषित किया था। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया था? तो मनुस्मृति से। ठीक है, मनुस्मृति से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के समाज सुधारक एवं महान चिंतक माने जाते हैं और इन्होंने राज्याध्यक्ष तथा शासन की विभिन्न परिषदों एवं समितियों के लिए विभिन्न योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए न्याय की व्यवस्था ऋषि प्रणीत ग्रंथों के आधार पर किया था। अगला है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो है अरविंद घोष। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरविंद घोष हैं और इसको अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत भी कहा जाता है। वे इस पद्धति के द्वारा जो है भारत में स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे और निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। अगला है निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो A.S. वाल्टेकर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। A.S. वाल्टेकर ने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने सुरक्षा एवं विदेश संबंधों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो ये था कृषक वर्ग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माओ ने मार्क्सवाद को चीन का राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था। वह कुछ मामलों में मार्क्स एवं लेनिन से भिन्न था। चीन में किसानों की बहुलता थी। माओ ने जो है कृषक वर्ग की भावनाओं को समझा और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो ये मार्क्स था। ठीक है, राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स के द्वारा किया गया था। मार्क्स के अनुसार जो है समाज के दो तत्व हैं, आधार और अधिसंरचना। मार्क्स मानता था कि समाज का प्रमुख तत्व आधार अर्थात उत्पादन प्रणाली है और आधार में परिवर्तन से जो है अधिसंरचना अर्थात सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक की व्याख्या में परिवर्तन लाना था। अगला है मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका क्रांटस्की का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रांटस्की कहता था कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी उसी का है। ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट उसी का है। पीपुल्स वार, ठीक है, तो पीपुल्स वार उसका नहीं है। कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति को लिया था, परंतु दोनों के तो ये पीपुल्स वार किसका है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो ये द्वंद्वात्मक पद्धति लिया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो है हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति लिया था, परंतु दोनों के द्वंद्वात्मक में महत्वपूर्ण अंतर था। हीगल के लिए जो है विचार महत्वपूर्ण था और मार्क्स के लिए पदार्थ महत्वपूर्ण था। अगला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो सही क्रम कौन सा होगा? तो पहले आ जाएगा आपका उत्पादन की शक्ति, दूसरे पे आ जाएगा आपका उत्पादन के संबंध, तीसरे पे आ जाएगा आपका कानूनी और राजनीतिक संगठन और चौथे पे आ जाएगा आपका विचारधारा। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो कोड नंबर दूसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है? तो फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहता है, सही है। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियनवाद है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद जो है शनै यानी धीरे धीरे सहमति के आधार पर परिवर्तन लाने का समर्थन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आमूल परिवर्तन का है, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन लाने का सोचता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो ये आमूल परिवर्तन है
ठीक है। आमूल परिवर्तन ये मार्क्सवादी विचारधारा से समर्थित है। मार्क्सवादी विचारधारा जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को आमूल परिवर्तन के रूप में देखती है, और लोकतांत्रिक समाजवाद जो है ये धीरे धीरे। तो यहाँ पे दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? तो J.S. मिल प्रबल समर्थक था, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत प्रसिद्ध था, और मिल का कहना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन कला के लिए एक महान उन्नतिजनक योगदान है। अगला है जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम हैं, तो उनके नाम है सुख और दुख। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयोगितावाद के संस्थापक माना जाता है जर्मी बेंथम, और इन्होंने जो है प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों में के नियंत्रण में रखा है ऐसा बताया था, और नाम दिया था सुख और दुख। और उनकी एक पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, और इसी में उसने इसका वर्णन किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो गार्नर उसका आलोचक नहीं था। अगला है प्लेटो के अनुसार न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य, वही उसका न्याय है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि प्लेटो आजीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? ये मैक्सी का कथन है। मैक्सी कहता है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। अगला है द पॉलिटिकल थियोरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है C.B. मैकफर्सन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। तो मानकीय राजनैतिक सिद्धांत का जनक कौन था? तो ये प्लेटो था। राजनीति के विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। प्रत्यक्षवाद का जनक कौन है? तो ये है प्रत्यक्षवाद का ऑगस्ट कॉम्टे ही है, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली ही है। तो कौन सा कोट सही हो जाएगा? तो डी नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया? तो जॉन लॉक ने, ठीक है। लॉक ऐसा विचारक था जिसने अपनी कृतियों में प्रभुसत्ता का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उसने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया था। अगला है निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? तो पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स किसकी है? तो ये अरस्तु की है। अगला है प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? तो ये रूसो ने किया था, ठीक है। रूसो जो है प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के मध्य जो है विभेद किया था, और परंपरागत असमानता को समाप्त करने के लिए तथा वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है समझौता प्रस्तुत किया था। अगला है प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो खगोल शास्त्र, ठीक है। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में केवल 3 विषयों को शामिल करता है, अंकगणित, बीजगणित और संवाद शास्त्र। खगोल शास्त्र था, यह बी गलत हो जाएगा। बीजगणित नहीं सम्मिलित करता है, ठीक है। अंकगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र 3 विषयों को जो है वो सम्मिलित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो व्यवहारवादियों का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो डेविड ईस्टन, जिसने परंपरागत राजनीति सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में असफल मानकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। अगला है किस राजनैतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया था?
अमर्त्य सेन ने, डी ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अमर्त्य सेन ने जो है न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया। अमर्त्य सेन की एक पुस्तक थी इनक्वलिटी रिक्वेस्टेडमेंट और एक थी डेवलपमेंट एज क्रीम, और इसी में इन्होंने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया था। अगला है शक्ति पैसे की तरह है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका टालकाट पर्सन का। इनका पूरा नाम था टालकाट पार्सन्स। ठीक है, इन्होंने कहा था शक्ति जो है पैसे की तरह है। अगला है निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को जो है ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नागरिकता की अवधारणा ठीक नगर राज्यों से प्रारंभ हुई थी। अरस्तू ने की एक पुस्तक थी पॉलिटिक्स, इसके तीसरे भाग में जो है राज्य तथा नागरिकता संबंधी विचार इन्होंने प्रकट किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थन नहीं है? स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है कौन सा? तो रॉबर्ट डहल। ठीक है, रॉबर्ट नाजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और F.A. हायेक स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं। और इसमें जो है रॉबर्ट डहल एक लोकतंत्र बहुलवाद का सार्वभौमिक लोकतंत्र के समर्थक माना जाता है। ठीक है, तो रॉबर्ट डहल जो था ये लोकतंत्र बहुलवाद व सार्वभौमिक लोकतंत्र का समर्थक माना जाता है इसको, और इन तीनों को जो है स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक माना जाता है। अगला है अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 5वां और 14वां संशोधन में। ठीक है, 5वां और 14वां संशोधन में। तो यहाँ पे कूट नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी संविधान में 5वें संशोधन और 14वें संशोधन में जो है विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला है 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन था? तो ये था वुडरो विल्सन। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र माना जाता है? तो नागरिक समाज को। ठीक है, नागरिक समाज जो है राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है, जबकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका को लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अगला है मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो ये 2 बार आ चुका क्वेश्चन। साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपर है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है सर्वाधिकारवाद में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो ये श्रमिक वर्ग से है। ठीक है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1827 में सर रॉबर्ट ओवेन ने किया था, और इस शब्द का मुख्य सरोकार समाज के कमज़ोर वर्गों से होता है, जो उनका विकास समाज के एक सदस्य के रूप में करना चाहिए। अगला है 9 उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो F.A. हेयक को। ठीक है, हेयक का उदारवाद जो है आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवाद से सर्वथा भिन्न है। ठीक है, और उसके अनुसार जो है सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को बाजार प्रणाली से पृथक रखना चाहिए। स्वयं बाजार को जो है वितरण मूलक न्याय के साधन नहीं बनने देना चाहिए। अगला है सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था?
तो ये विकसित किया गया था आपका जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? तो आप लोग जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है तो कांग्रेस को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। अमेरिका में जो है कांग्रेस का निर्माण प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों से मिलकर होता है, और प्रतिनिधि सभा जो है वो निम्न सदन है जो कि जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, जबकि सीनेट के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक राज्य अपने 2 सदस्यों को सीनेट में भेजता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये यूएसए में। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षा की उत्पत्ति जो है सामान्यतः देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। हालांकि पिनाक एवं स्मिथ ने जो है इसका उद्गम स्थल ब्रिटेन माना था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो किसने ब्रिटेन में माना था? तो पिनाक और स्मिथ ने। अगला है, देशों के समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य है। तो एक दलीय राज्य चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम में है। ठीक है, चीन, उत्तर कोरिया एवं वियतनाम जो है एक दलीय शासन प्रणाली वाले राज्य हैं। चीन एक समाजवादी राज्य है, जबकि उत्तर कोरिया एक तानाशाही शासन वाला राज्य माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है? ब्रिटिश संसद जो है संसदों की जननी कहलाती है। अगला है, संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसकी सोच है? तो ये लेनिन की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेनिन ने कहा था कि संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? तो वो है अरस्तु। ठीक है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो है संविधानवाद का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु जो है मनुष्यों के शासन की तुलना में विधि के शासन को सर्वथा जो है उत्तम मानता है। अगला है, संविधानवाद होता है? तो संविधानवाद जो है गतिशील होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधानवाद एक आधुनिक धारणा है और यह कामना करती है कि राजनीतिक व्यवस्था नियमों और विनियमों द्वारा जो है संचालित होनी चाहिए। यह व्यक्तियों की इच्छा की नहीं बल्कि जो है कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करती है? तो वह है बंधुत्व। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, वो है बंधुत्व। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है बंधुत्व शब्द का उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करती है। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो 5 वर्ष है। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वर्तमान में 5 वर्ष है। सितंबर 2000 में जो है फ्रांस में संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के 7 वर्ष का वर्षीय कार्यकाल को घटा करके जो है 5 वर्ष किया गया था। पहले जो है 7 वर्ष था, 2000 में संविधान संशोधन हुआ, 5 वर्ष कर दिया गया। अगला है, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, यह किसकी कथन है? तो मैकाइवर का। ठीक है, मैकाइवर की दृष्टि से अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कि परिवार, चर्च, क्लब। ठीक है, ये सभी जो है राज्य द्वारा निर्मित होते हैं और न राज्य की कोई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। राज्य जो है सामाजिक शक्ति या इसी तरह कई सामाजिक शक्तियों जैसे रीति रिवाजों, प्रतिस्पर्धाओं आदि को सुरक्षित या संशोधित तो कर सकता है, परंतु उत्पन्न तो नहीं कर सकता। इसलिए वह कहता है कि राज्य कानून का शिशु तथा जनक दोनों है। अगला है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक कौन है? तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक है डाइसी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं पद सोपान है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है?
तो मिस फॉलेट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मिस फॉलेट जो है बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है। अगला है बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? तो बहुलवाद का पिता जो है गिरियके को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुलवाद का पिता गिरियके को माना जाता है। ये जो है जर्मन समाजशास्त्री था। अगला है जाति प्रथा का तत्व है। तो जाति प्रथा का कौन सा तत्व है? तो चेतना बोध। ठीक है, जाति प्रथा का प्रमुख तत्व जो है चेतना बोध है। एक ही जाति के लोगों द्वारा जो है संगठित होकर सार्वजनिक प्रक्रिया में भागीदारी करना तथा अपनी ही जाति के लोगों के मध्य संवेगात्मक जुड़ाव जो है चेतना बोध का परिणाम मानी जाती है। अगला है एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। तो ये निर्णय निर्माण कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः देखा जाए तो निर्णय निर्माण को विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सार्थक विकल्प के चुनाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए जो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उपलब्ध बहुत से विकल्पों का जो है लक्ष्योन्मुख विश्लेषण करते हुए कार्रवाई के लिए किसी एक विकल्प को चुन लिया जाता है। अगला है निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो बार्कर। ठीक है, विधि और स्वतंत्रता में पारस्परिक संबंध पर विचार करते हुए बार्कर स्पष्ट करता है कि यदि विधि और स्वतंत्रता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में ही संघर्ष करने लगेगी, यानी स्वतंत्रता अपने आप में ही कलह करने लगेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो ये व्यक्तिवाद से जुड़ी हुई है। ठीक है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है और स्वतंत्रता की अवधारणा जो है घनिष्ठ रूप से व्यक्तिवाद से जुड़ी हुई है। अगला है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह किसका कथन है? GDH कोल का है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक, ये तो 2 बार आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। अगला है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का मूल विशेषता है। तो राज्य परंपराओं की देन है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकारों की जो ऐतिहासिक सिद्धांत है उसके अनुसार अधिकार इतिहास की देन है, जब रीति रिवाज लंबे समय के पश्चात स्थिर हो जाते हैं और तब अधिकारों का जन्म होता है। अगला है सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है। तो ये चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना चाहता है। हाब्स हो गए, लॉक, रूसो जो इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं और इन सभी ने अब जो है अपने अपने द्वारा तर्क दिया था कि नागरिकों के प्रति राज्य का और राज्य के प्रति नागरिकों के दायित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2 सूची दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है। तो राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, ये किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, ये किसने कहा था? तो ये ब्लंटसली ने कहा था। राज्य शक्ति है, तो राज्य शक्ति है ये किसने कहा था? तो टीटस्के ने यह कहा था। और राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, तो ये जेस मिल ने कहा था। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो यहाँ पे कोड नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इन चारों को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। अगला है श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? तो ये किया था लेनिन ने स्टैंड एंड रिवोल्यूशन में। ठीक है, लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार के रूप में जाना जाता है और ये इसकी पुस्तक थी स्टेट एंड रिवोल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रमिकों की तानाशाही, और इसी को उन्होंने सुपरिष्कृत किया था। और लेनिन की इस पुस्तक में जो है समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर किया गया है।
अगला है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। तो ये की गई है किसके द्वारा? तो केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन केवल कुछ उदारवादियों द्वारा किया गया है। कुछ उदारवादी जो है प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं करते हैं, जैसे जर्मी बेंथम, ये सभी जो है प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन नहीं करते हैं। अगला है शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये वाक्य आदर्शवादी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन जैसा आदर्शवादी मानते हैं कि कोई भी कानून मनुष्य को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता ऐसी प्रेरणा पर आश्रित होती है जिसकी स्वतंत्र रूप से इच्छा की गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंपा। ठीक है, हाब्स के समझौते के अनुसार जो है प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य या सभा को मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम अपना अधिकार छोड़ दो और उसके कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो, और इस तरह व्यक्ति जो है अपने अधिकार लेवियाथन को प्रदान कर देता है। अगला है राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो बंद प्रणाली। ठीक है, प्रबंधन दो प्रणालियों पर कार्य करता है, बंद प्रणाली और खुली प्रणाली। खुली प्रणाली जो होती है सूचना देने और प्राप्त करने के माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती है, और जो बंद प्रणाली है वो बाहरी पर्यावरण से कोई संबंध नहीं रखती है। अगला है राजनीतिक चेतना का अर्थ है तो राज्य के प्रति प्रेम। ठीक है, शासन के प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना, राजनीतिक सहभागिता, यह सब जो है राजनीतिक चेतना के लक्षण है। और शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो राजनीतिक चेतना का अर्थ होता है राज्य के प्रति प्रेम। अगला है किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा था पॉल ब्राउस ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अतिथ्यात्मकवाद, तो ये सभी उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपरोक्त कारकों को, ये सभी कारकों को जो है डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किया था, तो इसको भी याद रखिएगा।